हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई एम गौरी जादू, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम करने वाले हैं अपना नया कॉन्सेप्ट शुरू, दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12। सीबीएसई के अलावा हम लोग डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को फॉलो करते हैं, दैट इज यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड इसकी भी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही में वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड आपको बिल्कुल जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, इनको पहले दो पार्ट्स को हम लोग थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। इकोनॉमिक क्या है और प्लानिंग क्या है। प्लानिंग पढ़ा है ना बिजनेस स्टडीज में, हम सभी ने प्लानिंग पढ़ा होगा भाई। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास आएगा, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो टेलर ऑफ रोल क्या आप पढ़ रहे हैं। जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे फंक्शंस, है ना, तो उसमें सबसे पहला हमारा प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग। भाई हर एक चीज को कुछ हासिल करने के लिए आपको पहले प्लान बनाना पड़ेगा, एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए, तभी आप किसी चीज को एक तरीके से आप एक अटेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, है ना। अगर मैं चाहती हूँ कि यार मेरा इंडिया बहुत ग्रो करे, तो मैं सोचती रहूंगी तो ग्रो हो जाएगा कि नहीं। आई विल हैव टू डू समथिंग, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ एक लॉजिक रहता है, एक रीजन रहता है, जो कहाँ डिसाइड होता है, जब मैं प्लान करती हूँ। सो दैट इज वाई प्लानिंग को आपने बिजनेस में पढ़ा है, हम लोग बोलते हैं प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। जो चीज हो गई उसके बारे में प्लान करने का कोई मतलब नहीं है। आने वाली लाइफ की हम प्लान करते हैं ना, तो फ्यूचरिस्टिक गोल्स को ऑफ कोर्स वी टेक रेफरेंस फ्रॉम अ पास्ट, कि भाई पास्ट में जो गलती हुई है वो फिर से नहीं होनी चाहिए, वो चीज हम समझ रहे हैं। लेकिन प्लानिंग क्या पहले की होगी क्या? आपके पास कुछ टाइम ट्रेवल है क्या कि आप पहले जाके कुछ ठीक कर दो? नहीं, आप नहीं कर सकते। आपको पता है कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक इन नेचर होती है, ऑलवेज प्लान फॉर फ्यूचर। सो दैट इज वाई जब मैं प्लानिंग की यहाँ पे बात कर रही हूँ, वी आर डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू इट फॉर यू। सो यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस प्लानिंग में। तो प्लानिंग नेसेसरी है। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता ना आगे जाके हम कैसे वर्क करने वाले हैं। जोश में नहीं, होश में काम करना होता है। होश में काम करने के लिए आपको एक प्लान चाहिए होता है। अब जैसे कि आपको पता है, जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मेरे इंडिपेंडेंस की बात की, कुछ क्रूशियल ईयर्स की, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1950 से लेके 1990 की इकोनॉमी के बारे में। अभी अभी हमारे पास ऐसी इकोनॉमी आई है जो टूटी हुई है, ब्रोकन इकोनॉमी है, स्टैग्नेंट है, बैकवर्ड है। इसको कैसे संभालें, इसके लिए क्या चाहिए, दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो इकोनॉमिक प्लानिंग को मैं ये बोल सकती हूँ कि ड्यूरिंग दोज क्रूशियल ईयर्स ऐसी प्लानिंग करना कि जो हमारे आने वाले इंडिया को थोड़ा बेहतर बना सके और एक बेटर सिचुएशन। जैसे कि आपको पता है ऐसी इकोनॉमी से डेवलपिंग नेशन का टैग हमारे पास आया, विच इज अ बिग अचीवमेंट। लेकिन नाउ वी आर एट अ स्टेज कि बहुत डेवलपिंग नेशन का टैग मिल गया, अब आगे बढ़ना है, वही डेवलप नेशन का टैग हमें चाहिए। लेकिन ऑफकोर्स देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जिसको हम लोग अभी कॉन्कर करना है, तभी हम जाके वो टैग लेके आ पाएंगे। लेकिन स्टिल कमिंग फ्रॉम प्लेस जहाँ पे हमें हर एक चीज क्रैच से शुरू करना पड़ा, वी आर रियली डूइंग गुड एज ए नेशन, बट हमारे पास और भी पोटेंशियल है, राइट। सो दैट इज वाई इकोनॉमिक प्लानिंग को मैं ये बोल सकती हूँ कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे उसको डेवलप करें, क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या चीज इंक्लूड नहीं करनी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पता है ना आपको कि लिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। दैट इज वाई हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करना पड़ता है भाई, कि क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है हमारे पास, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हु विल प्रोड्यूस इट फॉर यू, फॉर हुम यू आर प्रोड्यूसिंग, है ना। सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास, व्हाट टू प्रोड्यूस, इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, है ना। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था कि इंडिया की इकोनॉमी हमने कैसी चूज करी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी चूज करी थी, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करने वाले हैं, राइट। तो ये मैंने अपनी इकोनॉमी चूज करी थी और इकोनॉमिक प्लानिंग मैंने चालू कर दी थी। तो इसका क्या मीनिंग है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू द सिस्टम इन विच द सेंट्रल अथॉरिटी सेट्स टारगेट्स, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दो स्पेसिफिक टारगेट्स एंड पॉलिसीज विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। अब देखो, प्लानिंग अगर आप कर रहे हो, है ना, तो ये कोई गोवा का प्लान नहीं जो कभी कभी सक्सेसफुल होने नहीं वाला है। प्लानिंग की बात यहाँ पे क्या हो रही है, उसकी एक टाइम लिमिट है कि विद इन एन ईयर ये हमें अचीव करना है, या विद इन दिस ईयर्स हमें अचीव करना है, वो हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं। जो गोवा का प्लान है वो आपका सपना है, जो बाद में कभी शायद पूरा होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जब मैं प्लान की यहाँ पे बात कर रही हूँ, प्लान का यहाँ पे मतलब है कि एक स्पेसिफिक पीरियड की बात हो रही है,
राइट तो अगर हम सोचे कि हम ये भी कर लेंगे, अगर हमारे इकोनॉमिस्ट जो थे या पॉलिसी मेकर्स थे अगर ये सोचते कि हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसा हो जाएगा तो सारी चीजें हो जाती क्या? नहीं, ऑफकोर्स ग्राउंड लेवल पे आके आपको काम भी करना पड़ेगा। सो प्लानिंग को मैं क्या बोल सकती हूँ कि आप अपना ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हो, एम्स बना रहे हो, टारगेट बना रहे हो, उसके रिगार्डिंग आप पॉलिसीज बना रहे हो, तभी जाके आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। Clear? So the primary purpose is to achieve optimum utilization of the resources. With this, social welfare along with growth can be maximized. तो आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं हमें पता है कि एक सरदर्द यही है, सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम और चॉइस यही कहता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए उस रिसोर्सेज को आप ऐसे यूटिलाइज करो कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, है ना। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारे पेरेंट्स, उनको पता है कि उनने जो अपने लाइफ में अचीव नहीं किया है लेकिन दे वांट देयर चाइल्ड टू अचीव एवरीथिंग, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उनके पास जो मिनिमम रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं, हर तरीके से कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चे को बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करें, बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं जितना वो कर सकते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छी बुक्स, अच्छी हर एक चीज़ कोशिश करते हैं कि भाई आपको कुछ कमी ना हो आगे जाके और अपना लाइफ में आप कुछ अच्छा बन पाओ। सो दे आर डूइंग बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। लेकिन क्या आप कर रहे हो, ये आपको क्वेश्चन खुद से पूछना है, ठीक है। सो दैट इज वाई मैं ये बोल सकती हूँ इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स द यूटिलाइजेशन ऑफ अ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज एज पर द नेशन प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी बेसिस पे देखो कि अभी किसकी जरूरत है ना। जैसे कि आपको पता है कि अभी किस चीज की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, फोकस की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है। सो अकॉर्डिंगली यू शुड प्लान, राइट। सो दैट इज वाई दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट जल्दी से। ओके डन स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक बेसिक मीनिंग है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों की जाती है। बेसिक पर्पस ये है कि जो भी रिसोर्सेज आप उसको इस तरीके से यूटिलाइज करो कि वो आपके सोसाइटी के लिए, आपकी कंट्री के लिए अच्छे से वर्क करे। और हम लोग क्यों करते हैं प्लानिंग, ताकि जो हमारे टारगेट्स हैं, जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास एक रोड मैप रहे, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग हम बात कर रहे हैं उस क्रूशियल ईयर्स की 1950 से लेकर 1990 तक, ये जरूर याद रखना, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सो इन द पब्लिक सेक्टर की हम बात करते हैं, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड अ लीडिंग रोल। मोरेवर द प्राइवेट सेक्टर वाज आल्सो प्रमोटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। तो फीचर्स क्या आते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के, कि इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने किस किस चीज़ों को एक तरीके से ध्यान में रखा था। तो हमने प्राइवेट सेक्टर को, आपको पता है क्योंकि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी चुनी थी, और मिक्स इकोनॉमी का यहाँ पे क्या मतलब है कि आप दोनों सेक्टर्स को साथ में लेके चलने वाले हो, पब्लिक प्लस प्राइवेट। तो उसके लिए हमने इसके लिए इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशंस लेके आए थे 1948 में, तो ये चीज़ अच्छी हुई है। सेकेंड चीज़ क्या था, द गवर्नमेंट सेटअप द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महानालोबिस। डू यू नो, इन्होंने ऑल्सो हमारा जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उसको भी सेटअप किया था, है ना। तो इनके लिए हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं स्टैटिस्टिक्स डे, राइट, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। विद दिस द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकेम द रियलिटी। तो ये चीज आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा थ्योरी बेस्ड, फैक्ट बेस्ड है। डन, ओके। थर्ड हमारे पास जो फीचर आ रहा है, द कमीशन मेनली एम्स टू इवैल्यूएट द कंट्रीज ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज एंड मेक प्लान्स फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को आपको एनालाइज करना पड़ेगा ना, कि मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं, तभी तो आप उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाओगे। तो आपको एक तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा अपने डिफरेंट जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसके बाद ही हम एक तरीके से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। तो जो कमीशन में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उन्होंने किस चीज़ के लिए हेल्प करी, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज तो उसको एनालाइज किया, उसके बेसिस पर डिसाइड किया कि इसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड 5-year पीरियड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग विद द सेट द एरा ऑफ द 5-year प्लान बोरोड फ्रॉम द फॉरेन सोवियत यूनियन। तो आपको पता है, आपने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते होंगे, और आने अगर आप किसी बैंक एग्जाम की तैयारी करोगे, करंट अफेयर्स वगैरह, या जिसमें स्टैटिक जीके आती है, उसमें आप पढ़ोगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी। तो इसका मतलब रहता है कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने डिफरेंट सोर्सेज से रेफरेंस लिया था, है ना, रेफरेंस लिया था। सो दैट इज वाई एक 5-year प्लान का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली आपको पता है कि आपने झट प्लान किया, झट उसका रिजल्ट आ गया, ऐसा तो होता नहीं है, इट टेक टाइम्स,
है ना, टाइम लगता है। सो दैट इज वाई व्हाट वी डिसाइडेड कि एटलीस्ट हैव 5 ईयर, है ना, 5 ईयर का प्लान बनाओ आराम से, और आप उस 5 साल में उस पर्टिकुलर सेक्टर पे उस पर्टिकुलर प्लान को लेके चलो और उस पर वर्क करने की कोशिश करो, उसके टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करो। तो ये एक पूरा माइंडसेट था कि हमने क्यों 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एग्जिस्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7 स्केड्यूल्स। तो आपको पता है कि डिफरेंट स्केड्यूल्स रहते हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें हमने खास कर मेंशन किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग को भी आपको इसमें इंक्लूड करना है, क्योंकि ये हमारे पास ऐसे इश्यूज हैं जिनका बहुत जल्द से जल्द रेजोल्यूशन आना चाहिए, तो इसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखा गया था। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन, ओके। सो लेट्स सी नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया कि क्यों मेरे पास एक इकोनॉमिक प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो इकोनॉमिक प्लानिंग इज वाइटल इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया ड्यू टू वेरियस रीजन। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे हमारे पास इकोनॉमी हमारे पास छोड़ दी गई थी, है ना, कि ये इकोनॉमी आपको एक तरीके से ब्रोकन इकोनॉमी मिली है, आपको बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट, अंडर डेवलप्ड, बैकवर्ड इकोनॉमी मिली है, आप इसको कैसे ठीक करोगे। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों ज़रूरी था, ताकि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आपका एक अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाओ। सेकेंड चीज़ क्या था कि आपको रोड मैप मिले। प्लान क्यों बनाते हैं हम, ताकि हमें एक डायरेक्शन मिले कि हमें अपने लाइफ में क्या करना है। सिमिलरली इकोनॉमिक प्लानिंग की होती थी कि ताकि आपकी इकोनॉमी को एक डायरेक्शन मिले कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, राइट। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, स्कोप ऑफ कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। तो आपको पता चलता है कि भाई मुझे कहाँ से हेल्प मिलेगी, कितने लोगों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। अब आपने बोला कि भाई इंडिया को डेवलप होना है, तो क्या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर करेगा, क्या सिर्फ पब्लिक सेक्टर करेगा। हमने देखा कि नहीं भाई दोनों की साथ की जरूरत पड़ेगी। तो आपने जब प्लान किया, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग आपको पता है एक मेंटल प्रोसेस है, मेंटल एक्सरसाइज है ना। बिजनेस स्टडीज में हम लोग प्लानिंग को एक मेंटल एक्सरसाइज बोलते हैं। क्यों, बिकॉज उसमें काफी भाई दिमाग पर जोर लगता है कि क्या प्लानिंग करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है, बिकॉज आप कंट्री की प्लानिंग कर रहे हो, उसकी इकोनॉमी की प्लानिंग कर रहे हो। तो ऑफकोर्स एक मेंटल एक्सरसाइज लगता है कि किस तरीके से हमें चीज़ों को यूटिलाइज करना है, क्या मेरा कोर ऑफ एक्शन रहना चाहिए फॉर द फ्यूचर। सो दैट इज वाई आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन की जरूरत पड़ेगी लोगों से, आप अकेले हर एक चीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एज यू ऑल नो कि जब मैंने डेमोग्राफिक कंडीशंस की बात करी थी चैप्टर नंबर 1 में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, डेमोग्राफिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं, फीचर्स के होते हैं पॉपुलेशन को डिफाइन करने का। सो दैट इज वाई जब मैं बात करती हूँ पैरामीटर्स या फीचर्स की, सो डेमोग्राफिक कंडीशंस में क्या होता है कि पॉपुलेशन कैसी है आपकी। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या पॉपुलेशन थी, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी हाई था, इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, पुअर हाइजीन, पुअर सैनिटेशन था। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि ऑफ कोर्स ह्यूज पॉवर्टी थी और कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। द पीपल ऑफ द कंट्री वर सफरिंग, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिलो पार था। तो इससे समझ आ रहा है कि हमें सबसे पहले काम करने की जरूरत किस पे थी कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसका मतलब क्या रहता है कि हम चाहते हैं द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर जो है वो कम हो, लाकि उसका जो ब्रिज है वो बढ़ जाए, कि भाई जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है। ऐसी इकोनॉमी रहेगी तो कभी भी इकोनॉमी ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। अभी मैंने बताया आपको कि रिच रिच होता चला जा रहा है, पूरा पूरा होता चला जा रहा है। ऐसी इकोनॉमी नहीं रहती, आपको एक बैलेंस ग्रोथ लेके चलनी जहाँ पे हर किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि जिससे पैसा जनरेट हो रहा है। पैसा कैसे जनरेट होगा, जब लोग को काम मिलेगा, काम मिलेगा तभी तो उनके पास पैसे आएगा, पैसा आएगा तभी तो बिजनेस होगा। तो हर एक चीज बहुत इंटर रिलेटेड है, बेसिक लॉजिक है। भाई लोग काम करेंगे तो डिमांड करेंगे चीजों की, अगर लोग के पास काम ही नहीं होगा तो वो कहाँ से डिमांड करेंगे। कोविड-19 में क्या हुआ था, लोगों के पास काम नहीं था तो बहुत लिमिटेड वो डिमांड कर रहे थे ना, मार्केट में ठप पड़ गया था मार्केट। सो दैट इज, आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत जरूरी है। एंड लास्ट का हमारा क्या पॉइंट है, सेल्फ सफिशिएंसी, जो मेरा टारगेट आज भी है। हम बात कर रहे हैं 1950 से लेके हमारा बेसिकली हम लोग बात करें 1950 से लेके 1990 की, है ना। तो उसमें हम लोग क्या बात करें कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए। और आज भी भैया हमारी जो गवर्नमेंट यही बोल रही है कि भाई हमें आत्मनिर्भर बनना है, मतलब ये वाला टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है।
वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो ये मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो होपफुली मैंने अभी आपको बहुत ब्रीफली ये सारी चीजें बताई हैं, लेकिन हम इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसे कोई भी इसमें पर्टिकुलर वर्ड नहीं है जो कभी आपने नहीं सुना है। आप ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में हो और इतनी इंग्लिश आई थिंक आप सभी को आता है, क्योंकि हमने सारे वर्ड्स पहले भी कितनी बार पढ़ रखे हैं। तो इसको हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, बस आपको उसका कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है भाई? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? बेसिकली आपने जितना भी बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, अगर किसी भी चीज के एडवांटेजेस आए, सबसे पहले बच्चे ही लिखते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि सही बात है ना, बेटर मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास है आप उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। सो दैट इज वाई ये बेसिक हमारा एक फंडा रहता ही है। तो जब मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरा मेजर कंसर्न यही है कि रिसोर्सेज मेरे पास कम है, रिसोर्सेज आर स्केयर। यस एग्जैक्टली, स्केरसिटी इज देयर, इसमें हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है। तो स्केरसिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जितनी लोगों की वांट है उसके हिसाब से हमारे पास सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो मतलब क्या है, जब मेरे पास इतनी सी चीज़ अवेलेबल है तो मुझे बहुत फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, और जितना सामान मेरे पास बचा है उसी को ढंग से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। तो जो इकोनॉमी मेरे पास आई थी वो कैसी इकोनॉमी आई थी? ब्रोकन थी, ढंग से काम नहीं कर रही थी, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके हमें सारी चीज़ें मिली थी। तो बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए सर्वाइव करना। तो जो भी रिसोर्सेज थे, या तो मैं उसको बस ऐसे ही बहा दूं, उसका एक तरीके से डिसएडवांटेजेस हो जाएगा हमारे लिए, आप ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दो, तो कोई मतलब नहीं है ना। आपको उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। ऑप्टिमम का मतलब होता है सही तरीके से रिसोर्सेज को आप प्रायोरिटी बेसिस पे यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं है कि आपका जो मन कर आप करो। आप देखो कि अभी प्रायोरिटी किस चीज की है, उसके बेसिस पे आपको काम करना है। अभी सोचो कि आपके देश पे एकदम किसी दूसरे देश ने अटैक कर दिया, ठीक है, तो आप बाकी सेक्टर्स पे काम करोगे कि सबसे पहले अपने डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करोगे? डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करोगे। क्यों? बिकॉज अभी है भाई कि हमें अपनी नेशनल फ्रंटियर्स बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना है, तो डिफेंस को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मेरी प्रायोरिटी वो रहेगी। तो प्रायोरिटी की बेसिस पे मैं अपने रिसोर्सेज को डिवाइड करती हूँ और यूटिलाइज करती हूँ। इसलिए पहला पॉइंट क्या कहता है? द रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो चाहे फिजिकल कैपिटल हो, मैं दोनों कैपिटल की यहाँ पे बात कर रही हूँ, आर लिमिटेड इन नेचर due to scarcity. It is crucial to use the resources effectively. Economic planning provides a rational basis and plans for the optimum utilization of resources. Economic plan helps in determining which resources are required and when, and the authorities with this determination will bring the best possible use of resources. जैसे कि आपको पता है, प्लान करते हो ना, प्लानिंग करते हैं हम लोग कि ये मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं तो 1 घंटा मैं टीवी देखूंगा, ठीक है, 1 घंटे फिर मैं पढ़ाई करूंगी, फिर 15 मिनट का मुझे रिलैक्स भी करना पड़ेगा बिकॉज भाई मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, फिर मैं 2 घंटे फिर मैं अकाउंटेंसी पढ़ूंगी, फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लूंगी, फिर मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी क्योंकि मेरे माइंड को मुझे रिचार्ज करना रहेगा, फिर मैं 3 आवर्स इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी, उसके सैम्पल पेपर्स करूंगी, फिर मैं 1 घंटा अकाउंटेंसी पढ़ूंगी और लास्ट में जो 2 घंटे मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ूंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। ये मेरा प्लानिंग क्या रहता है कि मैं पूरे दिन को कैसे यूटिलाइज करूँ कि मैं मैक्सिमम पढ़ पाऊँ, है ना। ऐसा प्लान हम लोग बनाते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं इकोनॉमी की भी बात कर रही हूँ तो उसमें भी प्लानिंग ऐसी ही चलती है, राइट। सो दैट इज वाई ये जो रिसोर्सेज की बात हो रही है इकोनॉमिक प्लानिंग में भी, जब मैं प्लान कर रही हूँ तो मैं हर नजरिए से प्लान करती हूँ कि कहीं भी वेस्टेज होना ही नहीं चाहिए। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स आप सभी कि कैसे एक्सप्लेन करना है, बिकॉज ये वाले पॉइंट्स जो ऐसे हैं जिसको आप अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी इसमें दिक्कत आएगी, लेकिन एक रेफरेंस के लिए आपके पास पॉइंट्स हो जाएंगे तो यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है भाई, आगे बढ़े, पक्का? लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉरी, पॉइंट नंबर 2, दैट इज अ रोड मैप फॉर एक्शन। रोड मैप का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आपको डायरेक्शन बता रहा है। मैप क्या होता है? डायरेक्शन बताता है। गूगल मैप की तरह नहीं कि राइट बोलो फिर हम राइट मुड़ जाते तो बोलता है कि नहीं यू टर्न लेके लेफ्ट लेना था, वैसा वाला रोड मैप नहीं चाहिए। रोड मैप मतलब करेक्ट रोड मैप, एक्यूरेट, जो एक्चुअली में आपको करेक्ट डायरेक्शन बताओ, आप उसको समझ पाओ, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए आपका रोड मैप। सो दैट इज व्हाई द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नीड्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन. The economic plan directs the government's action in coordinated manner towards the set of economic objectives. Simply put, it provides a vision to pursue its objectives in both the short and long term. Hence, it provides a direction to the achieve economic stability. तो अगर हम चाहते हैं economic stability को achieve करना, चाहे वो long term हो चाहे short term goals हो, हमारे पास दोनों को achieve करने के लिए हमें एक direction चाहिए, जो direction हमें कहाँ से मिलता है? रोड मैप से। क्लियर? पक्का? आप जैसे कि अगर सोचो सीबीएसई वाले सिलेबस नहीं रखते,
बोलते नहीं, सीधे आपका 12th के बोर्ड्स हुआ करेंगे, अब तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, इकोनॉमिक्स आएगा लेकिन क्या आएगा आपको नहीं पता। ऐसे कुछ पढ़ाई हो पाती, कोई 12th स्टैंडर्ड का कुछ पता चलता नहीं। लेकिन अब सीबीएसई ने आपको पूरा रोड मैप दिया है। क्या रोड मैप दिया है कि ये सिलेबस है, ऐसी ऐसी बुक्स आएंगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सैंपल पेपर ऐसे दे दिया। तो एक तरीके से आपको रोड मैप दे दिया है कि भैया बोर्ड एग्जाम का टारगेट ये है आपका, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, पढ़ाई कर लीजिए। तो उनने अपना रोड मैप दे दिया, अब आपने उस रोड पर चलना शुरू किया कि नहीं किया ये आपको पता होगा, राइट। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। बढ़े आगे, चलो। थर्ड है हमारे पास स्कोप ऑफ कॉर्पोरेशन एंड पार्टिसिपेशन। इकोनॉमिक प्लानिंग हेल्प्स मेक इंस्टीट्यूशन चेंजेस बाय हाइलाइटिंग द नीड्स फॉर सोशल प्रोग्रेस एंड द स्कोप ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड एंगेजमेंट इज स्पैन्ड बाय द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि भाई अगर हम चाहते हैं किसी भी चीज को अचीव करना, वी हैव टू वर्क लाइक अ टीम, कि सबका एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। जब साथ में मिलकर सब काम करेंगे तभी एक सोशल प्रोग्रेस हो पाएगा। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन जल्दी से। बढ़े आगे, चलो। पॉइंट नंबर 4, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या रहता है कि भाई हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है ना, उसका क्या स्टेटस है, कैसे वो रहते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, कितनी इनकम जनरेट होती है, कैसा न्यूट्रिशन मिलता है, ये सारी चीजें हमारा आता है ना। सो दैट इज व्हाई द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज फार बिलो द रिक्वायर्ड लेवल. As a result, planning is essential in addressing the social evils and improving the low level of per capita income. It ultimately raises the standard of living of people. तो हम चाहते हैं कि भाई बेसिक तो सबसे पहले सभी को गुड्स एंड सर्विसेज मिलनी चाहिए, साथ में सब लोग अफोर्ड भी कर पाएं, उनको एक बेटर सिक्योरिटी मिल पाए, ये सारी एक बेसिक चीजें होती हैं, राइट अगर इंडिया में इफ यू डोंट फील सेफ समवेयर, तो मतलब अभी हमें काफ़ी चीज़ें वर्क करने की ज़रूरत है ना। दैट मीन्स वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स सो मेनी थिंग्स। जो सोशल इवल्स हमारे इंडिया में है, हमें उसको फाइट करने की बहुत ज़रूरत है, तभी हमारा एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। क्लियर? डन। फिफ्थ है हमारे पास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसका मतलब है देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया. इट मीन्स दैट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज रोलिंग इन लग्जरीज व्हाइल द मासेस ऑफ द पीपल कैन नॉट इवन फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. तो आपको पता है कि भाई कुछ लोग तो बिल्कुल बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं और कुछ लोग भाई 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही. तो ये सही नहीं है. हमें क्या जरूरत है कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. इक्विटेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि एटलीस्ट पीपल जो डिजर्व करते हैं एटलीस्ट उनको वो तो मिले. बेसिक चीजें तो होनी चाहिए ना सबके पास, उतना तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरा बढ़ना चाहिए. ये ब्रिज जो हमारा जनरेट हो गया है रिच और पुअर के बीच में, उसको कम करना है. ठीक है. सो प्लानिंग इज देयरफॉर नेसेसरी टू मिनिमाइज द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री. मुझे एक मीम याद आता है जब भी आई थिंक मैं देखती हूँ कि ताजमहल दिखाते हैं, ताजमहल के पीछे पूरा वो स्लम एरिया दिखाते हैं कि एक तरफ तो भाई इतना सब कुछ लग्जरियस सब एक चीज चल रही, भाई टूरिस्ट आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, और उसी के दूसरी तरफ देख लो कितने ज्यादा स्लम एरिया गरीबी है. तो एक रियलिटी चेक मिलता है ना कि एक तरफ देखो कि सब अच्छा है, दूसरी तरफ देखते हो तो आप देख रहे हो कि भाई लोग अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं. राइट. सो समटाइम्स व्हेन आई गो थ्रू, मतलब किसी अपने व्हीकल से मैं जा रही हूँ, मैं ऐसे देखती हूँ कि सम पीपल, कुछ लोग लिटरली गलत तरीके से चीजें करते हैं, लेकिन कुछ पीपल लाइक लिटरली वर्क सो हार्ड टू अर्न अ लिविंग. जिस तरीके से वो काम करते हैं मेहनत से, मैं कई बार देखती हूँ कि मैं ऑफिस आ रही हूँ और 3-4 घंटे और मैं वापस जा रही हूँ, मैं उन अंकल को देख रही हूँ कि वो वहीं खड़े हैं, अभी भी वो सामान बेच रहे हैं, मेहनत में धूप में खड़े हैं. तो ये सारी चीजें देख के एक रियलिटी हिट करती है कि यार हमारे इंडिया में कि वी आर वेरी प्रिविलेज कि अगर हम 2 वक्त का जो रोटी हम अच्छे से कमा पा रहे हैं, हम लोग सेफ हैं. लेकिन अभी भी कितने लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं. मैं ये नहीं बोल रही कि आई एम वेरी बेटर प्लेस या हम सब बहुत ज़्यादा वो हैं, हम भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में. आई टोटली गेट इट. लेकिन आप देख सकते हो कि जब भी हमें लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आई विल सजेस्ट यू कि थोड़ा अपने आजू बाजू देखोगे ना, तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा. इंस्टाग्राम मत देखना, वहाँ पर तो सब बढ़िया है, सब बढ़िया है. आप थोड़ा रियलिटी रोड पर उतरोगे, आप देखोगे ना लोगों को कैसे वो लाइफ जी रहे हैं, हाउ मच दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, कैसे वो चीज़ों को सस्टेन कर रहे हैं. तब आपको समझ आएगा कि आपको हम्बल रहना अपनी लाइफ में कितना ज़रूरी है, कि आपके पास जो भी चीज़ है वो अच्छी है. आप काम करो, मेहनत करो कि आप उसको और बढ़िया करो, क्रिटिसाइज मत करो. वॉट एवर यू हैव इट्स गुड.
एंड अगर आपको लग रहा है इट्स नॉट गुड, वर्क हार्ड एंड अचीव समथिंग गुड। लेकिन क्रिटिसाइज करते बैठोगे, उसी साइकिल में ट्रैप रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। आप देखो रोज, जो अगर मैं पॉवर्टी की यहाँ पे बात कर रही हूँ, लोग दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी सस्टेन नहीं कर पाते। आई हैव लिटरली सीन पीपल, आप किसी भी ट्रैफिक के लाइट में आप देख सकते हो, या कोई मेहनत कर रहा है, सुबह शाम लगे हुए हैं काम करने में। सो आई विल जस्ट सजेस्ट आपको कि आप हमेशा हम्बल रहिए, किसी से भी बदतमीजी से कभी मत बात करिएगा, क्योंकि अगर आप कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, राइट, लेकिन आप इंसान कैसे हो ये बताते हैं कि आप कैसे बात करते हो उस इंसान से। शायद उसके पास अभी वो चीज़ नहीं है जो आपके पास है, राइट, तो उस चीज में आपका क्लास और आपकी पर्सनालिटी दिखती है। सो ऑलवेज ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट। सो दैट इज वाई जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमी की जब मैं बात कर रही हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तभी होगा जब एज पीपल वी सपोर्ट पीपल, वी रिस्पेक्ट पीपल, तभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, राइट। तो कभी भी किसी को मॉक करने की, बुली करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीवन हु इज वर्किंग हार्ड टू अर्न अ लिविंग इज अ ट्रू पर्सन, ट्रू पर्सनालिटी है उसकी, वो अच्छा इंसान है, ठीक है, जो इतनी सुबह से दिन रात मेहनत कर रहे हैं टू सस्टेन अ लाइफ, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं। कुछ होते हैं कि अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाते, तो उनका गिल्ट हमेशा उनके लाइफ में वो चीज़ रहता है। बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की अगर मैं बात कर रही हूँ कि पॉवर्टी किस लेवल पे हमारी इंडिया में आपको देखने को मिलेगी, और ये आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर से सिर्फ थोड़ा दूर निकलो, आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉश इलाके में रह रहे हैं तो थोड़ा और दूर आना पड़ेगा आपको, लेकिन इफ यू विल मूव, एक सिटी में आप जाओगे तो आप एक बार कंडीशंस देखो लोगों की, कि ऑफ कोर्स मोबाइल फोन तो अब सबके पास आ गया है, लेकिन अभी भी रूट कॉज काफी सारी चीजों का है जो हमें वर्क करने की जरूरत है एज ए नेशन। सो जो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी तब हो रही थी, अभी भी इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह सब चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो अभी तक नहीं सुधरी, इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। सो आई होप यू गॉट अ गुड लर्निंग टुडे ऑफ लाइफ, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि बैलेंस होना चाहिए ना लाइफ में, बैलेंस बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि हर एक चीज को सही प्रपोर्शन में करना। ऐसा नहीं कि आपने कोई पर्टिकुलर सेक्टर पकड़ लिया, एग्रीकल्चर पे काम करे जा रहे हैं, बाकी सारे सेक्टर इग्नोर हो गए, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ही काम करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हर एक सेक्टर को जिस प्रायोरिटी बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा। सो दैट इज वाई an industrial plan mainly focus on the production of consumer products, whereas the primary industries are neglected. अभी जो मैंने आपको example दिया just, so this may lead to unbalanced development. For this purpose, economic planning is needed. जैसे कि अभी AI का फेस चल रहा है, तो अगर आप artificial intelligence वगैरह पे सब पे आप पूरा रिसर्च वगैरह पे लगा दोगे और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करोगे तो भी हमारा डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। मतलब ऑफकोर्स आप थोड़ा प्रायोरिटाइज उसको कर सकते हो, लेकिन ऑन द ग्राउंड लेवल आपको हर एक चीज़ को नोटिस करना रहेगा। क्लियरली समझ आया? पक्का? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। डन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, 7th पॉइंट देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमी काम ही करती भाई पैसे से है। आप कुछ भी बोल दो कि पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे से ये नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। रियलिटी चेक, पैसा बहुत कुछ होता है। वो कहाँ से मिलेगा आपको? जब आप पैसे कमाओगे, है ना। इलीगल एक्टिविटीज की बात नहीं कर रही मैं, करनी भी नहीं चाहिए। मेहनत से पैसे कमाना है, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही। सो दैट इज वाई एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि मैक्सिमम जो लोग हैं उनको नौकरी मिले, तभी काम चल पाएगा, तभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तभी बाकी सारी चीजें हो पाएंगी। बिकॉज एट द एंड मनी की वजह से ही सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। सो वी कैन से दैट द इकोनॉमिक प्लान्स put efforts into generating employment opportunities by encouraging the development of small and cottage industries. It will also reduce the pressure of the population on agriculture. Clear? पक्का जी, समझ आ गया? पक्का? चलो, 8 है मेरे पास, फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। जो अभी तक हम लोग बोल रहे हैं ना भाई, इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है ना। हम लोग मेक इन इंडिया कैंपेन कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल। अभी दिवाली आने वाली है, आप देखोगे वोकल फॉर लोकल होगा। और आई विल सजेस्ट यू कि भाई जितना हो सके लोकल आइटम्स खरीदिए, मेड इन चाइना मत खरीदना। भले वो लाइट सस्ती आती है मेड इन चाइना की, लेकिन दिवाली पे इतना खर्चा कर रहे हो तो थोड़ा ये भी खर्चा कर ही लेना, ठीक है। दोनों चीजें कर लो। अगर चाइना की एक ले आए तो तुम मेक इंडिया वाली भी ले आओ, क्योंकि देखो मैं इसका थोड़ा आपको ना साइंस बताती हूँ। मेड इन चाइना है, समझ गए,
लेकिन उसका जो बल्क स्टॉक है वो तो हमारे पास ही है अभी। ऐसे तो नहीं कि हम उसको वापस कर देंगे, हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तो जिन शॉपकीपर्स ने चाइना का इतना सारा स्टॉक रख रखा है, जो इवेंचुअली काफी कम हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, तो अगर हम उनसे नहीं खरीदेंगे तो एक तरीके से नुकसान तो हमारे ही इंडियंस का हो रहा है फिर से। इसलिए थोड़ा ना सोच समझ के, लॉजिकल थिंकिंग से आप सोचो कि आपको ऐसी बाइंग करनी है मार्केट में दिवाली पे कि सबका फायदा हो। भाई दिवाली बन रही है ना, तो सबके घर बननी चाहिए, ये सोच के आपको करना है। क्लियर? जैसे अपनी दिवाली अपना घर रोशन करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, कि सबका कोशिश करो कि भाई आपकी वजह से बाकी का घर भी रोशन हो। Clear? So that is why economic development requires the investment of huge capital, and economic planning is used to ensure that resources are used as effectively and efficiently as possible for the welfare of the union. Screenshot ले लो इसका जल्दी से। Done students? पक्का? तो यही थी हमारी आज की क्लास, जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मॉरल साइंस का भी, मॉरल साइंस भी नहीं बोलूंगी, मॉरल वैल्यूज भी नहीं बोलूंगी, रियलिटी चेक ही दिया है मैंने। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा आपको लगे कि हम तो इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ रहे थे, क्या हो गया, लेकिन मुझे लगा कि बताना जरूरी है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा वो चीज़ तो मुझे आप बिल्कुल फीडबैक बताना, है ना, अपने कॉमेंट सेक्शन में। और आप क्या सोचते हो उसके बारे में, है ना, रिगार्डिंग पॉवर्टी एंड व्हाट इज द करेंट सिनेरियो ऑफ इंडिया, यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट, अच्छे से आप मुझे बता सकते हैं। एंड वो अगर मुझे आपका कोई फीडबैक वगैरह सच में अच्छा लगा और ऐसा लगा कि मुझे और भी बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स मैं टैग भी करूंगी आपको, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी शेयर करूंगी। राइट स्टूडेंट्स, तो एज यू ऑल नो कि अभी तक जो हमने पढ़ा है इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, आगे भी हम पूरे चैप्टर्स में कवर करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड मैग्नेट ब्रेन्स स्टूडेंट्स एक ऐसा चैनल है जो आपको बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, प्रॉमिस करता है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। एंड एज यू कैन सी वी कवर CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स की आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। CBSE बोर्ड की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड फॉर और हिंदी मीडियम चैनल क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको ये सारे जो बोर्ड्स हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा आपको वैदिक मैथ्स पे कोर्स मिल जाएगा, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा, एंड क्रैश कोर्सेज भी मिल जाएंगे, एंड जो वन शॉट रिवीजन वगैरह हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही में ई नोट्स एंड ई बुक्स मिल जाएंगे, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। एंड साथ ही में स्टूडेंट्स हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, चाहे वो मेरा फेसबुक हो, चाहे वो मेरा ट्विटर हो, फिर इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर मेरे साथ। एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।